सभी को नमस्कार। जैसा कि हमने शुरू कर रखा था, वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो है रिवीजन क्लासेस के नाम से, तो हमने कुछ बातें की थी भौतिक भूगोल के ऊपर, यानी वॉल्यूम फर्स्ट के ऊपर। आज की जो हमारी जो क्लास है वो वॉल्यूम सेकंड के ऊपर हम चर्चा करेंगे। वॉल्यूम जो सेकंड जो दिया गया है उसमें क्या है। वॉल्यूम सेकंड के अंदर हमने आर्थिक भूगोल, भौगोलिक चिंतन, मानव भूगोल, प्रायोगिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और नगरीय भूगोल, ये जो छोटे छोटे हम यूं कह सकते हैं कि 6 जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनको एक साथ में वॉल्यूम 2 में समाहित किया गया है। मैंने पहले भी बताया था कि लगभग 50 प्रश्न के आसपास, 50 का मतलब ये हो गया कि राउंड फिगर के अंदर वो 5 कम हो सकते हैं, 5 ज़्यादा हो सकते हैं। तो लगभग आप यूं कह सकते हो कि 40 से लेकर के 50-55 के आसपास यानी प्रश्नों की संख्या इस पार्ट से रहने वाली है। यानी जितना हमारा फिजिकल का पार्ट महत्वपूर्ण है उतना ही पार्ट ये भी महत्वपूर्ण है। अधिकांश विद्यार्थी जो होते हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट ठीक होता है, और वॉल्यूम थर्ड की अगर मैं बात करूं, जैसे इसमें राजस्थान का भूगोल और भारत का भूगोल होता है, इसको भी हम काफ़ी अच्छे से पढ़ लेते हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो काफ़ी स्कोरिंग है, टू द पॉइंट से ही प्रश्न आते हैं, और इसको हम थोड़ा सा मिस सा कर जाते हैं कि भाई इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये बहुत आसान और सरल है, और हमने भी इसके अंदर पेपर के दृष्टिकोण से वो चीज़ें सारी समाहित करने की कोशिश की हैं कि एक जगह के ऊपर सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएं, और अच्छे से अगर हम इतनी सी चीज़ों को याद करते हैं तो मेरे विचार से हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो वॉल्यूम सेकंड के ऊपर जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसमें छोटे छोटे मैंने बताए थे कि 6 पार्ट दे रखे हैं। उसमें से आज की जो हमारी जो क्लास है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे नगरीय भूगोल से संबंधित। नगरीय भूगोल एक छोटा सा पार्ट है जिसमें से 2-3 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ अगर सिलेबस की बात की जाए तो खासतौर से इसके अंदर 3 टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। एक टॉपिक आपको विश्व में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक नगरों की उत्पत्ति और विकास से संबंधित बात की गई है। लगभग एक सवाल यहां से रहता है, यानी खासतौर से प्राचीन कालीन, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन नगरों का डेवलपमेंट कौन कौन कब हुआ और उसके प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, इस प्रकार का प्रश्न रहता है। दूसरा जो टॉपिक है, अम्लैंड किसे कहते हैं, अम्लैंड का सीमांकन कैसे किया जाता है, या अम्लैंड सीमांकन की विधियां कौन कौन सी हैं, उपनाम कौन कौन से हैं, उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो लगभग एक सवाल तो यहाँ से रहता ही रहता है अम्लैंड से संबंधित। कई बार इस जगह से 2 प्रश्न तक भी हो सकते हैं। एक अम्लैंड के बारे में जनरल प्रश्न हो सकता है, एक अम्लैंड के सीमांकन की विधियों से संबंधित प्रश्न हो सकता है। और यहाँ से अम्लैंड से संबंधित तो आप चाहे स्कूल लेक्चरर की बात करें, चाहे नेट की बात करें, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, इस टॉपिक में से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, नगर नियोजन और उसके सिद्धांत से संबंधित जो तीसरा टॉपिक जो हमने दे रखा है, यहाँ से लगभग आप यूं कह सकते हो कि एक प्रश्न बनता है कि नगर नियोजन किसको कहते हैं या नगर नियोजन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब मैंने पहले भी बताया था कि भाई हमारी ये जो रिवीजन की जो क्लास है उसके अंदर हम संपूर्ण चीज़ों को डेप्थ में जाके नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन अधिकांश बातों को कवर करने का प्रयास करेंगे कि इस टॉपिक में से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं और या कैसे सवाल पूछे गए हैं, उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम कुछ चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो ये जैसा कि टॉपिक आप देख रहे हो कि यहाँ पे बात की गई है कि पहला जो टॉपिक विश्व में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में नगरों की उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। इसके अंदर किस किस प्रकार के प्रश्नों की बात की गई है, या कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, या कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि हर टॉपिक का एक छोटा सा अगर खाका हमारे दिमाग के अंदर अगर होता है तो उस दृष्टिकोण को अगर ध्यान में रख करके हम पढ़ते हैं तो एक मोटा मोटी यानी पिक्चर जो होती है वो क्लियर हो जाती है, और पेपर के दृष्टिकोण से फिर पढ़ना आसान हो जाता है। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले अगर आप देखोगे, यानी जो पहला टॉपिक हमने दे रखा है, विश्व में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में नगरों की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका विकास कैसे हुआ, ये जो टॉपिक दिया गया है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किन किन के ऊपर बातें करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि नगरों का उद्भव और विकास कैसे हुआ।
नेक्स्ट जो यहाँ पे बिंदु देखें कि समय के अनुसार मतलब प्राचीन काल के नगर, मध्यकालीन और आधुनिक नगर, प्राचीन काल के नगर कहाँ से कहाँ तक थे, मध्यकाल के नगर कहाँ से कहाँ तक रहे हैं, और आधुनिक काल के नगरों का डेवलपमेंट कब हुआ, और इनके प्रमुख उदाहरण से संबंधित प्रश्न बहुत बार पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्राचीन काल का नगर है, या कौन सा मध्यकालीन नगर है, या कौन सा आधुनिक काल के नगर है। ये जो नगरीय भूगोल का है वो आपको 12th की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर भी इसके ऊपर बात की गई है। तो छोटी छोटी 11वीं और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी, तो मैंने पहले भी कहा था कि भाई एनसीईआरटी को तो हमें डेप्थ में पढ़ के जाना ही जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी मूल है। चाहे आप किसी के कितने अच्छे नोट्स पढ़ लें, कितनी अच्छी किताबें पढ़ लें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप एनसीईआरटी को पढ़ना न भूलें। तो 11वीं 12वीं की जो एनसीईआरटी है उसको जरूर साथ में पढ़ें, और उसमें जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको भी आप याद रखें। वहां से आपको बहुत सारी बार सीधे ही एग्जाम्पल उठा करके दे दिए जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल का नगर है या नहीं है, कौन सा मध्यकालीन है, कौन सा आधुनिक कालीन है। तो आप जो हमने नोट्सों में इंक्लूड कर रखे हैं उसके अलावा कोई अगर ऐसा एग्जाम्पल जो उसमें दे रखा है एनसीईआरटी को, उसको जरूर ध्यान रखें। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नगरीय बस्तियों का जो क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है, सबसे छोटी कौन सी होती है, उससे बड़ी कौन सी होती है, उससे बड़ी कौन सी होती है, उसके ऊपर यहाँ से एक प्रश्न बनता है। नगरों की उत्पत्ति और विकास से संबंधित जो सिद्धांतों की बात करेंगे उसके अंदर हम सिद्धांत या नियम की बात करते हैं। लुईस ममफोर्ड से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि लुईस ममफोर्ड के अनुसार नगर विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, उसके ऊपर प्रश्न बनता है। इसी प्रकार से ग्रिफिथ टेलर के अनुसार कौन सी है और गिडीज के अनुसार कौन सी है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तीनों। फिर ये कुछ सामान्य से 2-3 शब्दावली हमने लिखी हैं कि सन नगर किसको कहते हैं, मेगालोपोलिस किसको कहते हैं, इक्यूमेनोपोलिस किसको कहते हैं, मेगा सिटी किसको कहते हैं, इन शब्दों का प्रयोग किसने किया या इनका भावार्थ क्या है, इस प्रकार के प्रश्न यहां से बनते हैं। तो यानी एक बहुत छोटी सी सारगर्भित सी बात इस टॉपिक के अंदर की गई है। तो सबसे पहला जो बिंदु है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि नगरों का उद्भव और विकास से संबंधित जो बात की गई है भाई, यानी किसी भी नगर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है समय के साथ में, उसके ऊपर चर्चा की जाती है। और उस नगर के डेवलपमेंट होने के कौन से कारण हो सकते हैं। जैसे आप देखते हो कि एक छोटा सा गांव होता है, वो गांव धीरे धीरे डेवलप होकर के एक नगर का रूप ले सकता है, या किसी विशेष प्रयोजन के कारण किसी जगह को नगर के तौर पे यानी बन सकता है। तो यहाँ पे कुछ जैसे आप कह सकते हो कि एक प्रशासनिक नगर के तौर पे हो सकते हैं, वो एक औद्योगिक नगर हो सकता है, वो एक खनन नगर हो सकता है, या वो एक राजनीतिक हो सकता है, शैक्षिक या पर्यटन नगर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यूं कह सकते हो कि नगरों का जो डेवलपमेंट हुआ है वो किस कारण से हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले यानी सामान्य सी बात यह है। फिर इसके बाद में प्रश्न यहां से बनते हैं। सामान्य जो प्रश्न है देखोगे कि नगरों का समय के अनुसार नगरों के जो वर्गीकरण की बात की गई है, समय के अनुसार नगरों के वर्गीकरण को अगर आप देखोगे तो 3 भागों में बांट करके आपको अध्ययन करना है। उसमें पहला जो अगर देखेंगे कि प्राचीन काल के नगर, तो यहाँ पे प्राचीन काल के नगर हैं वो 450 ईस्वी तक के जो नगर हैं वो प्राचीन काल के नगर हैं, और 450 से लेकर के 1700 ईस्वी तक का जो समय है उसमें मध्यकालीन है। तो आप तो सिर्फ मध्यकाल वाला अगर समय याद रखते हैं कि भाई 450 से पहले वाले हैं वो मध्यकालीन है, और 1700 ईस्वी के बाद के हैं वो आधुनिक नगर हैं। तो 450 से लेकर के 1700 ईस्वी तक का जो समय है वो मध्यकालीन है। अब तीनों के अंदर एक जो बेसिक चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि प्राचीन काल के जो नगर थे उनका डेवलपमेंट हुआ था वो नदी घाटियों के सारे हुए थे। यानी पुराने समय के जो नगरों का विकास हुआ है वो खासतौर से नदी घाटी क्षेत्रों के आसपास में हुआ है। मध्यकाल के अगर नगरों को आप देखोगे तो उदाहरण खासतौर से आपको दुर्ग यानी जो किले कह सकते हो, फोर्ट कह सकते हैं उनके, या फिर प्रमुख जो धार्मिक स्थल हैं उनके सारे मध्यकालीन नगरों का विकास हुआ। इसी प्रकार से आधुनिक काल के जो नगर हैं वो औद्योगिक क्रांति के बाद के जो नगर हैं वो आधुनिक काल के नगर कहलाते हैं। तो एक तो ये सामान्य सा इस प्रकार से हमने क्लासिफिकेशन किया। अब हम ये देखेंगे कि पुराने काल के जो नगर, अभी हम बात जो कर रहे थे कि उन नगरों का जो विकास हुआ है वो मुख्यतः नदी घाटी क्षेत्रों के आसपास हुआ है। तो कौन कौन सी नदी घाटियों से संबंधित हम एग्जाम्पल याद रखेंगे कि जो पूछे जाते हैं पेपरों के अंदर। जैसे प्राचीन काल के नगरों की अगर बात की जाए तो मुख्यतः हमने कह दिया कि सिंधु घाटी नदी सभ्यता, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा है, या आप यूं कह सकते हो नील नदी घाटी से संबंधित एग्जाम्पल कौन सा है, या हवांगो नदी घाटी से संबंधित एग्जाम्पल कौन सा है।
तो यहाँ पे हमने देखा कि प्राचीन काल के जो नगर हैं वो मुख्यतः यानी सिंधु जो नदी घाटी क्षेत्र हैं उनके सहारे डेवलप हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले सिंधु नदी घाटी के नगरों की बात की गई है। सिंधु नदी घाटी के नगरों के उदाहरण की बात करें, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, बनवाली, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखे हैं। इसी प्रकार से दजला फ्रात नदी घाटी सभ्यता यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता आप कह सकते हो, इसका संबंध किससे है? इराक से है। और प्रमुख नगर यहाँ पे कौन कौन से हैं? बेबीलोन आ जाएगा, इरेच आ जाएगा, उर आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक सूत्र लिख रखा है, उई बेबी मोसी आई। तो ऊ का मतलब यहाँ पे उर की बात कर ली, ई का मतलब इरेच की बात कर ली, बेबी का मतलब बेबीलोन की बात कर ली, और मोसी यहाँ पे यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता की बातें कर ली। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कह दीजिए या दजला फ्रात से संबंधित यानी कौन कौन से हैं, तो ये प्रमुख नगर आ जाएगा। या कई बार आपके सामने ऐसा होगा प्रश्न यहां से इस प्रकार का क्रिएट कर दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस नगर का संबंध दजला फ्रात नदी घाटी या मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित नहीं है? उसने आपको दिया बेबीलोन, इरेच, उर और हड़प्पा। तो हमें पता है कि हड़प्पा का जो संबंध है वो सिंधु नदी घाटी सभ्यता से। या कई बार इनको ऐसे सुमेलित करवा लेंगे कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता से कौन सा है, या फिर आप यूं कहें कि नील नदी घाटी से संबंधित कौन सा है, दजला फ्रात से संबंधित कौन सा है, हवांगो से संबंधित कौन सा है। इस प्रकार से आपको सुमेलित यानी मैच करवाया जा सकता है, या कौन सा असंगत है, इस प्रकार का प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। यानी आप दिमाग के अंदर जितने ज्यादा प्रश्नों की क्रिएटिविटी रखोगे उतनी ही आपके टॉपिक के साथ में लगाव अधिक होगा और उन चीजों की समझ है वो अधिक बढ़ पाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। नील नदी घाटी से संबंधित हम याद रखेंगे कि मिस्र के अंदर है। तो यहां पे हमने लिखा है कि नीला एथम, जो एथम शब्द हमने लिखा है उस शब्द के अंदर तीन शहरों के नगरों की बात कर ली। ए का मतलब एविडोस की बात करेंगे, थे का मतलब थेबोस की बात करेंगे, मैं का मतलब मेम्फिस की बात करेंगे। यानी ये तीनों जो नगर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं वो नील नदी घाटी सभ्यता से संबंधित है। हवांगो से संबंधित अगर बात करें, हवांगो यानी चीन से संबंधित होगी, जिसका प्रमुख नगर यानी एनियांग की बात कर लेंगे। इसी प्रकार से आप देखोगे माया सभ्यता है वो मैक्सिको की है, इनका सभ्यता है वो पेरू की है, और यहाँ पर प्रमुख नगर है वो माचा पिच्चू आ जाएंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखें। इसी प्रकार से प्राचीन काल के अंदर जो यूरोप के नगरों की अगर बात करते हो तो उसके अंदर भी आपको दो तीन बातें याद रखनी है कि रोमन साम्राज्य के जो उदय था उसी के साथ में यानी यूरोप में नगरों का विकास शुरू हो गया था, और यूनान और इटली में नगरों का निर्माण सबसे पहले हुआ था। ये जो हमने एक डायग्राम सा बना रखा है इससे संबंधित दो तीन प्रश्न बनते हैं। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे दिखाए गए हैं कि जैसे यूरोप के अंदर जो हम नगरों की जो बात कर रहे हैं उस नगर के जो था उसमें एक पूजा वाला जो एरिया होता था उसको प्रार्थनोन। यहां से सवाल कैसे बनेगा कि पूजा से संबंधित यूरोप के अंदर जो नगर का जो हिस्सा था उसको किस नाम से? प्रार्थनोन। और नगर का जो एक तरह से केंद्र होता था बीच का यानी जो सेंटर एरिया था उसको एक्रोपोलिस बोलते थे। और नगर का आप यूं कह सकते हो अग्रभाग या जो प्रवेश द्वार होता था एक तरह से जहां से एंट्री होती थी उसको प्रोनाउस बोलते थे। तो ये सवाल इस प्रकार से यूरोप के नगरों से संबंधित आपको पूछा जा सकता है कि प्रोनाउस का संबंध तो नगर के प्रवेश द्वार से आ गया। नगर के केंद्र या मध्य भाग को किस नाम से पुकारते थे? एक्रोपोलिस। और जहां पे मंदिर वगैरह थे उसको प्रोर्थोनाउन के नाम से जानते थे। यूनान के नगरों के अंदर हम बात करते हैं, प्रमुख उदाहरण एथेंस की बात कर लेंगे, स्पार्टा की बात कर लेंगे, थुरी की बात कर लेंगे। रोम के नगर की बात करते हैं तो लियोन्स और वेनिस आ जाएंगे। तो ये हमने कुछ प्राचीन काल के नगरों की बात की। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगर मैंने बताया था 450 से लेकर के 1700 तक का जो समय था ईस्वी का, यानी आप यूं कह सकते हो 5वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक का जो काल था वो खासतौर से मध्यकालीन नगरों के अंदर रहा। इसी में अगर मध्यकाल के नगरों की बात करते हो तो उसमें पुनर्जागरण जो काल था वो 15वीं से 17वीं सदी का रहा था। हमने अभी भी पीछे बात की थी कि मध्यकाल के जो नगर थे उनका मुख्यतः विकास या तो दुर्ग और किले कह सकते हो, या फिर आप यूं कह सकते हो प्रमुख धार्मिक जो स्थल थे उनके सहारे इन नगरों का विकास हुआ था। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल आप याद रखोगे। दुर्गों की अगर बात करते हो तो इसमें जैसे राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करते हो तो चित्तौड़गढ़ की बात आ गई, मैं रणथंबोर की बात आ जाएगी, मेहरानगढ़ की बात आ जाएगी, ये दुर्ग के रूप में है। इसी प्रकार से अगर आप धार्मिक स्थलों की बात करें तो मक्का हो गया, मदीना हो गया और जेरूसलम हो गया, ये प्रमुख धार्मिक नगर के तौर पे थे। यहाँ पे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं? इस प्रकार का प्रश्न रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन नगर नहीं है। उसने आपके सामने ऐसा प्रश्न दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकाल से संबंधित नहीं है। यहां पे हमारे सामने आया मक्का मदीना दे रखा है,
जेरूसलम दे रखा है, चित्तौड़गढ़ दे रखा है और हड़प्पा दे रखा है। तो अब हमें पता था कि हड़प्पा की बात की, मोहनजोदाड़ो की बात की, बेबीलोन की बात की, इरेज की बात की, उर की बात की, वो सारे प्राचीन काल के नगर थे। और ये जो तीन एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने देखा मक्का मदीना की बात की है, जेरूसलम की बात की, चित्तौड़गढ़ की बात की, ये मध्यकालीन नगर हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने कि कौन सा संबंधित है या कौन सा संबंधित नहीं है, ऐसा रहने वाला है। फिर जो नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं हम पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल की जो अभी मैंने बात की थी कि भी ये जो नगर हैं वो 15वीं से लेकर के 17वीं सदी के दौरान रहे, और इस दौरान से जो समय में जो नगरों का जो निर्माण हुआ था इस प्रणाली के ऊपर, उसको बोलते हैं बरोक प्रणाली। ये भी एक बार प्रश्न आया था। प्रश्न ऐसे आया था कि बरोक प्रणाली के जो नगर हैं उनका संबंध किस काल से है, तो उत्तर था पुनर्जागरण काल से। और पुनर्जागरण काल अभी जो हम बात करें 15वीं से 17वीं सदी के बीच में। इस प्रकार के नगरों की अगर विशेषता की बात करते हो तो आप यूं कह सकते हो कि भी एक तरह से ऐसे नगर थे जिसके अंदर आयताकार और चौड़ी सड़कें हो, सड़कों के ऊपर चौराहों का निर्माण हो, नगर प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया है और नगरों के अंदर छायादार वृक्ष जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की अगर बात की जाए तो ये बरोक प्रणाली से संबंधित नगरों की विशेषता की बात की गई थी। फिर उसके बाद में अगर बात की जाए तो नेक्स्ट बात करेंगे हम आधुनिक नगरों से संबंधित बात करेंगे। तो आधुनिक नगरों की यदि बात आती है तो वो हम यूं कहते हैं कि 17वीं सदी के बाद के जो नगर हैं उनको हम आधुनिक नगर के तौर पे जानते हैं। यानी इनका जो विकास हुआ है मुख्यतः औद्योगिक विकास के बाद में हम कह सकते हैं कि जिन नगरों का विकास हुआ वो आधुनिक नगर के तौर पे हैं। और इसमें कुछ मुख्य उदाहरण हमने दे रखे हैं, जैसे जयपुर की बात कर ले, चंडीगढ़ की बात कर ले, जमशेदपुर, राउरकेला, शिमला, नैनीताल, ये सारे के सारे आधुनिक नगरों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से ये तो नगरों के प्राचीन कालीन, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन नगरों के कुछ हमने एग्जाम्पल किए। नेक्स्ट जो यहां से जो प्रश्न बनता है एक तरह से वो इस प्रकार का प्रश्न है, नगरीय बस्तियों के पदानुक्रम से संबंधित बात की गई है। नगरीय बस्तियों के पदानुक्रम, नगरीय बस्तियों के पदानुक्रम की बात की जाए तो सबसे ये स्टेप पूछ लेते हैं कि तो सबसे छोटी अगर बात करते हैं तो हम यूं कह सकते हैं नंगला कह दीजिए, ढाणी कह दीजिए, यानी एक तरह से छोटी जो बस्तियां होती है उसको नंगला। उससे बड़ा होता है तो उसको गांव कह देंगे, उससे बड़ा होगा कस्बा, फिर उसके बाद में नगर। यानी नगर की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख जनसंख्या होती है तो नगर कहते हैं, उससे कम होती है तो उसको हम कस्बा कह रहे हैं। फिर उसके बाद में मेट्रोपोलिस आ जाएगा, फिर उसके बाद में मेगालोपोलिस आ जाएगा। तो ये एक नगरीय बस्तियों के क्रम के संबंध में बात की गई है। नेक्स्ट जो यहां से हम सवाल देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण सवाल है कि नगरों की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित जो सिद्धांत या नियमों की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे लुईस ममफोर्ड। लुईस ममफोर्ड से संबंधित कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि यहां अगर हम देखेंगे कि लुईस ममफोर्ड ने नगर विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं, उनका सीक्वेंस कई बार यहां से सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो लुईस ममफोर्ड के संदर्भ में यदि देखें आप तो यहां पर देखेंगे कि लुईस ममफोर्ड के अनुसार एक परिभाषा दी गई है कि नगर स्थायी जीवन का चिन्ह है। द कल्चर ऑफ सिटीज में लुईस ममफोर्ड ने सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए नगर विकास की 6 अवस्थाएं बताई हैं। अब हम ये देखेंगे कि 6 अवस्था कौन कौन सी बताई। तो सबसे पहले अगर देखोगे तो इयोपोलिस आ गई, फिर उसके बाद में पोलिस आ जाएगी, फिर उसके बाद में मेट्रोपोलिस आएगी, फिर उसके बाद में मेगालोपोलिस आएगी, फिर उसके बाद में टायरेनोपोलिस, फिर नेक्रोपोलिस। एक तो ये स्टेप याद रखना है आपको, यहां से इनका क्रम पूछा जाता है। दूसरा जो सवाल है वो इस प्रकार का पूछा जाता है कि नगर का विकास शुरू हुआ तो किस अवस्था में, इयोपोलिस के अंदर। विकसित नगर हुआ यानी तो कौन सी अवस्था के अंदर। आप देख रहे हो कि जो मेट्रोपोलिस की जो अवस्था आ रही है, नगर का विकास पूरा हुआ है तो उस समय आप यूं कह सकते हो विकसित नगर आ गया। नगर की एक तरह से जो चरम सीमा होती है जहां पर नगर का अधिकतम डेवलपमेंट हो चुका है, नगर विकास की चरम सीमा, तो वो जिसको हम कहते हैं मेगालोपोलिस। इसी प्रकार से नगर विकास का विनाश शुरू हो गया यानी उजड़ना शुरू हुआ किस अवस्था के अंदर, टायरेनोपोलिस। और नगर उजड़ कब जाता है, नेक्रोपोलिस। तो ये हमने एक छोटी सी बात इसके अंदर की कि भी लुईस ममफोर्ड के अनुसार नगर विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं। तो महत्वपूर्ण पार्ट है, छोटा सा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो ग्रिफिथ टेलर। अगली बात आती है कि ग्रिफिथ टेलर के अनुसार लुईस ममफोर्ड ने तो 6 अवस्थाएं बताई हैं, ग्रिफिथ टेलर ने 7 अवस्थाएं बताई हैं।
और 7 अवस्था के तौर पे यदि आप बात करें कि इस प्रकार का होगा कि उसके अंदर भी हमसे पूछा जा सकता है कि 7 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई। सात अवस्था के तौर पे यदि देखें तो 1 नंबर पे आ गई पूर्व शेषवावस्था, दूसरी अगर हम देखेंगे शेषवावस्था, तीसरी बाल्यावस्था, चौथी किशोरावस्था। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, किशोरावस्था यानी नगर का हृदय। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगर का हृदय कौन सी अवस्था को कह दिया है, तो चौथी अवस्था जो किशोरावस्था है उसको। विकसित नगर इसके अकॉर्डिंग कौन सी अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में। और फिर उसके बाद में उत्तर प्रौढ़ावस्था या उत्तर परिपक्व अवस्था जो नगर विकास की चरम अवस्था है, और वृद्धावस्था यानी इसमें नगर जो है वो उजड़ना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से ग्रिफिथ टेलर जो है उन्होंने नगर विकास की 7 अवस्थाएं बताई हैं। नेक्स्ट यदि बात करेंगे तो पैट्रिक गिडिज के अनुसार यदि देखा जाए तो उन्होंने नगर विकास की आर्थिक आधार पर यानी 3 अवस्थाएं बताई हैं। 3 अवस्था के अंदर आप देखोगे तो कौन कौन सी हैं, इयोटेक्निक, ये ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में पैलियोटेक्निक और नियोटेक्निक, ये पूछी जा सकती है कि नगर विकास की कौन कौन सी 3 अवस्थाएं बताई, तो आप इयोटेक्निक, पैलियोटेक्निक और नियोटेक्निक के तौर पे याद रखेंगे। तो ये तो हमने देखा ग्रिफिथ टेलर के अकॉर्डिंग भी बात की, और लुइस मम्फोर्ड के अकॉर्डिंग बात की, पैट्रिक गिडिज के अकॉर्डिंग बात की। अब जो कुछ शब्दावली हमने छोटी छोटी 2-3 लिख रखी थी उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सन नगर या कुनूर बेसिन किसको कहते हैं, सन नगर या कुनूर बेसिन किसको कहते हैं। तो सन नगर शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, तो हम बताते हैं पैट्रिक गिडिज ने किया। दूसरा जो यहां से प्रश्न बनता है कब किया, 1915 में किया। किस में किया, तो सिटी इन इवोल्यूशन में किया। तो 3 सवाल यहां से बनते हैं। सन नगर का अर्थ होता है सतत रूप से फैला हुआ एक तरह से इस प्रकार का नगरीय जो क्षेत्र होता है उसको। प्रमुख उदाहरण के तौर पे अगर आप बात करते हैं कि लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, गेरी, टोक्यो या कोहामा, ये सन नगर के एग्जाम्पल हैं। तो यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अगली बात करेंगे मेगालोपोलिस को हिंदी में विश्व नगरी कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग किसने किया, जीन गोटमैन ने। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और इस शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो जीन गोटमैन ने किस एरिया के लिए किया, तो हम यूं कहेंगे कि उत्तरी पूर्वी यूएसए का जो भाग था, ये जो इस डायग्राम में जैसे हमने दिखा रखा है, यहां से 2-3 सवाल बनेंगे कि भी किस एरिया के लिए किया, तो उत्तरी पूर्वी यूएसए में। बॉस्टन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन का जो क्षेत्र है, जैसे इस डायग्राम के अंदर जो हमने यहाँ पे दिखा दिया, इस एरिया के लिए किसने किया, जीन गोटमैन ने किया। कब किया, 1957 में किया। यानी कई नगर और महानगर जब एक साथ में मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेगालोपोलिस। तो 2-3 सवाल यहां से बनते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है 2 छोटे छोटे यानी शब्दावली यहां पे दे रखी है हमने। इक्यूमेनोपोलिस, वास्य नगरी, इस शब्द को किसने काम में लिया, डॉक्सेडॉक्स ने। और मेगा सिटी यानी जिनके अंदर 1 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन होती है उसको हम मेगा सिटी कहते हैं। और प्रथम मेगा सिटी यानी न्यूयॉर्क था, जो 1950 में इसको मिलने का श्रेय प्राप्त हुआ। तो ये हमने नगरीय भूगोल का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें नगरों के उद्भव, विकास से संबंधित प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक नगरों की बात की, और कुछ जो हमने छोटी छोटी जो शब्दावलियां थी उनका जिक्र किया। धन्यवाद।